अनुसार मैं खंड 19 भाग 2/5 को 2 उपखंडों 19.2.1 और 19.2.2 में विभाजित कर रहा हूँ। हर उपखंड 15 मिनट का होगा। इस खंड में आदित्य और दादा के बीच का टकराव, बॉलीवुड शैली की कॉमेडी सीरियसनेस, बैंक मैनेजर का नाटक और अंत में सुरक्षा कर्मियों का रहस्योद्घाटन शामिल होगा। ट्राइडेंट साइन खंड 19 रहस्यमय उद्घाटन और शाश्वत बंधन भाग 2/5। उपखंड 19.2.1 दादा का दम्भ और 10 लाख की बोतल 15 मिनट। स्थान एक पुरानी सुनसान वेयरहाउस। दादा का अड्डा। सिम्मी को एक कोने में डराकर बैठाया गया है। दादा एक गोल मटोल महंगे सोने की चेन वाला गुंडा अपने 2-3 गुर्गों के साथ बैठा है। दादा गुर्गों से हंसते हुए था, ये चाउमीन वाली भी न हमेशा ड्रामा करती है, कौन आएगा इसे बचाने, इसका पति तो कब का भाग गया। तभी आदित्य अपनी धूल भरी साइकिल पर वहां पहुंचता है। वह डिलीवरी की वर्दी में था और पूरी तरह से अनफिट लग रहा था। आदित्य शांत पर आंखें तेज, सुनीता माँ ने मुझे भेजा है, तुम मेरी बहन को छोड़ दो। दादा आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखता है, जोर से हंसता है, हा हा हा। कौन तुम? ये साइकिल छाप? अरे गुर्गों देखो, ये तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, ये हमें कर्ज लौटाएगा। गुर्गा एक हंसते हुए, बॉलीवुड स्टाइल लगता है, ये लड़का फिल्मों का हीरो है, कुछ ज्यादा ही लंबा लंबा फिक रहा है। बेटा तू पहले अपनी साइकिल का पंचर बनवा ले। गुर्गा 2 दांत निकालकर, भाई साहब इसे तो देखकर लगता है इसका दिहाड़ी कर्ज के ब्याज में ही चला जाएगा। आदित्य उनका मजाक नजरअंदाज करते हुए, कर्ज छोड़ो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? दादा अपनी मेज पर रखी विस्की की महंगी बोतल उठाते हुए अहंकार से, देखो बेटा अब बात कर्ज की नहीं है, अब बात इज्जत की है। और यह जो मैंने अभी अभी विस्की की बोतल खोली है ना, इसकी कीमत 10 लाख है और तुम तो मेरे इस बोतल का पैसा भी नहीं दे सकते। आदित्य एक रहस्यमय मुस्कान, सिर्फ 10 लाख। वह अपनी डिलीवरी वर्दी की जेब से अपना गोपनीय पारिवारिक संपर्क नंबर डायल करता है। सिर्फ 10 लाख से क्या होगा, मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। दादा चौंक जाता है, लेकिन फिर दम दिखाता है, क्या 10 करोड़ तेरी औकात? आदित्य फोन पर ठंडी सत्तावादी आवाज में, मिस्टर मेनन मैनेजर आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ जरूरी है, मुझे तुरंत यहाँ 1000 करोड़ चाहिए, 1 घंटे के अंदर। हाँ नकद, लोकेशन भेज रहा हूँ। और हाँ, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि पैसा क्यों आया। तुम्हें जो भी बहाना बनाना है बनाओ, पर काम परफेक्ट होना चाहिए। दादा और उसके गुर्गे सन रह जाते हैं। 10 लाख की बात करने वाले के सामने 1000 करोड़। ये कौन है? सिम्मी डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। दादा हकलाते हुए, तू झूठ बोल रहा है, 1 घंटे में 1000 करोड़, यह कोई मजाक नहीं है। आदित्य फोन रखता है, शांत 1 घंटा, तब तक मेरी बहन को सम्मान के साथ बिठाओ। और हाँ, उस बोतल को हाथ मत लगाना, मैंने उसकी कीमत 10 करोड़ दी है, तुम 10 लाख के लिए उसे बर्बाद नहीं कर सकते। दादा पूरी तरह से चुप, अपने गुर्गों को सिम्मी को पानी देने का इशारा करता है। उसकी घमंडी हंसी बंद हो गई थी, वह अब डर रहा था। उपखंड 19.2.2 1000 करोड़ की बारिश और घुटने टेकने वाला मैनेजर 15 मिनट। 1 घंटा बीतने वाला था। वेयरहाउस के बाहर अचानक पुलिस सायरन और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आती है। दादा दहशत में, पुलिस, यह क्या कर रहा है? अंदर एक लंबी लग्जरी कार वेयरहाउस के सामने आकर रुकती है। कार से एक हाई प्रोफाइल बैंक मैनेजर मेनन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उतरता है, जिनके हाथ में भारी भरकम ब्रीफकेस और बक्से थे। मैनेजर मेनन वेयरहाउस के गेट पर पहुंचते हैं। वह तुरंत अपने घुटनों पर झुककर आदित्य को प्रणाम करते हैं। मेनन घुटनों पर तेज आवाज में, सर। आदित्य, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में 1 घंटे 10 मिनट लग गए, मुझे बहुत अफसोस है। आप यहाँ। ये दृश्य देखकर आसपास के बाजार वाले जो भीड़ लगाकर देख रहे थे, सन रह जाते हैं। इतने बड़े बैंक का मालिक इस डिलीवरी की वर्दी वाले लड़के के सामने घुटने टेक रहा है, ये कौन है? आदित्य शांत पर मैनेजर की आंखों में देखता है, मेनन मैंने कहा था 1 घंटा, तुम्हें देर कैसे हुई? मेनन तुरंत नाटक शुरू करता है, आंखों में आंसू लाते हुए, सर पैसे बहुत ज्यादा थे, मुझे पूरे क्षेत्र के 20-25 बैंक शाखाओं से इमरजेंसी कैश निकलवाना पड़ा। और फिर एक और गंभीर समस्या थी, सर। मेनन दादा और भीड़ की ओर देखते हुए जोर से, ताकि हर कोई सुने, इन्होंने
इन्होंने हमारे मालिक का खून मांगा था। हमारे मालिक का खून बहुत रेयर दुर्लभ है सर। जब भी उन्हें कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या होती है तो सिर्फ आप ही हमारे मालिक को खून देने के लिए बुलाए जाते हैं, क्योंकि आपका खून मैच करता है। मैं डर गया था कि आपको कुछ हो न जाए, इसलिए मैं पहले आपको देखने आया। मेरा कर्तव्य है सर। दादा और उसके गुर्गे, साथ ही बाहर की भीड़, ये कहानी सुनकर पूरी तरह से चकित हो जाते हैं। गरीब डिलीवरी बॉय का खून इतना रेयर है कि उसे बैंक के मालिक को बचाने के लिए बुलाया जाता है। ये कहानी 1000 करोड़ लाने के बहाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, ताकि कोई वर्मा परिवार की सच्चाई न जान पाए। आदित्य मन ही मन मुस्कुराता है, यही कहानी सुनना था। कोई बात नहीं मेनन, इतनी बड़ी रकम इतने कम समय में लाने के लिए, और फिर भी किसी को हकीकत समझ न आए, उसके लिए इस तरह के बहाने की जरूरत थी। शाबाश। आदित्य जोर से मैनेजर से, ठीक है मेनन, तुमने अपनी ड्यूटी निभाई, अब ये बक्सा यहाँ रखो। मेनन बक्सा रखते हुए रोने का नाटक करता है, जी सर। आदित्य दादा की तरफ देखता है। 1000 करोड़ नकद का ढेर सामने रखा था। आदित्य ठंडी आवाज में, मैंने कहा था ना, अगर हिम्मत हो तो पैसा ले लेना। क्या तुम्हें अब भी इतनी हिम्मत है? दादा पसीना पोंछते हुए, उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। वह जानता था कि जो आदमी 1000 करोड़ 1 घंटे में मंगवा सकता है, उससे पंगा लेना आत्मघाती है। दादा मन ही मन, इससे पंगा लेना अच्छा नहीं, इससे दोस्ती करना अच्छा होगा। दादा घबराकर हाथ जोड़ते हुए, नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैंने गलती की। सिम्मी मेरी बेटी जैसी है, मुझे माफ कर दो। आदित्य, तुम्हारी सिर्फ एक शर्त है, मेरी बहन को सम्मान के साथ छोड़ो और यह सुनिश्चित करो कि इस क्षेत्र में कोई किसी गरीब को कभी परेशान न करे। दादा, हाँ सर, मैं आज से आपकी सेवा में हूँ। दादा तुरंत सिम्मी को छोड़ देता है। सिम्मी भागकर आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य मैनेजर को इशारा करता है। मैनेजर मेनन खामोशी से पैसा वापस उठाते हैं और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। कोई पैसा नहीं लिया गया। Would you like me to continue the story with खंड 19 भाग 3, दादा का समर्पण और कल्टीवेटर्स का दर्द, सेक्शन 19 पार्ट 3, दादा सरेंडर एंड द फियर ऑफ द कल्टीवेटर्स। 19.3.1। निश्चित रूप से अब कहानी खंड 19 भाग 3 के साथ आगे बढ़ती है, जहां दादा आदित्य की अप्रत्याशित शक्ति और उसके पीछे छिपे रहस्यों को देखता है। ट्राइडेंट साइन खंड 19, रहस्यमय उद्घाटन और शाश्वत बंधन, भाग 3/5 15 मिनट। दृश्य 19.3.1, अंगुली काटना और अदृश्य कल्टीवेटर्स का दर। स्थान वही पुरानी वेयरहाउस। आदित्य सिम्मी को गले लगाए अपनी साइकिल की ओर बढ़ता है। दादा और उसके गुर्गे भयभीत खड़े थे। दादा घुटनों के बल पूरी तरह से आत्मसमर्पण की मुद्रा में, आदित्य सर, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मुआवजा देना चाहता हूँ। आदित्य पीछे मुड़कर देखता है, मुझे तुम्हारा पैसा या तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, बस मेरी बहन और सुनीता माँ को शांति से जीने दो। दादा विनती करते हुए, नहीं सर, मेरे क्षेत्र में मेरी इज्जत इसी पर टिकी है, आप इतने बड़े हैं और मैं आपको सिर्फ माफी दूं, यह मेरी इज्जत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मुझे कुछ तो करने दीजिए सर, कुछ ऐसा जिससे ये सबक याद रहे। आदित्य कुछ पल सोचता है, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो इसे याद रखना, पर मैं तुमसे कोई भौतिक चीज नहीं लूंगा। आदित्य और सिम्मी साइकिल पर बैठकर जाने लगते हैं। जैसे ही वे वेयरहाउस से कुछ दूरी पर पहुंचते हैं, दादा जमीन पर रखी एक पुरानी जंग लगी छुरी उठाता है। दादा अपनी आंखों में दर्द और निश्चय, यह मेरी इज्जत की कीमत है और यह मेरे अपराध का मुआवजा है। दादा तेजी से अपनी दाईं हाथ की एक उंगली काट लेता है। वह दर्द से कराहता है लेकिन चीखता नहीं। उसके गुर्गे दहशत में थे। आदित्य और सिम्मी दूर जा चुके थे, इसलिए उन्होंने यह नहीं देखा। आदित्य के चले जाने के बाद दादा जमीन पर बैठा, खून बहती उंगली को पकड़े हुए डर से कांप रहा था। उसने एक बार फिर खुद को अपमानित होने से बचा लिया था। अचानक वेयरहाउस के अंधेरे कोनों से और आसपास की खाली जमीन से लगभग 20-30 कल्टीवेटर्स विशाल, डरावने, भारी भरकम और अंधेरे में छुपे हुए सुरक्षाकर्मी की भयानक परछाइयां पलक झपकते ही प्रकट होती हैं। उनकी उपस्थिति से हवा में एक भारीपन छा जाता है। ये कल्टीवेटर्स वर्मा परिवार के गुप्त, अति सुरक्षित रक्षक थे, जिनकी तैनाती आदित्य की सुरक्षा के लिए की गई थी।
जिसके बारे में आदित्य को भी कोई जानकारी नहीं थी। कल्टीवेटर्स चुपचाप दादा की ओर देखते हैं। उनकी नजरें इतनी भयानक थी कि दादा अपने पजामे में ही गीला कर देता है। वह जानता था कि उसने कितनी बड़ी शक्ति को छेड़ दिया था। दादा मन ही मन दहशत में, ये कौन लोग हैं? ये अदृश्य थे। अगर मैं उस लड़के को जरा भी नुकसान पहुंचाता तो ये मुझे यही जिंदा दफन कर देते। ये लड़का, ये साधारण नहीं है, ये तो एक तूफान है। जैसे ही आदित्य और सिम्मी पूरी तरह से क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, कल्टीवेटर्स उतनी ही तेजी से पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। दादा और उसके गुर्गे अंधेरे को घूरते रह जाते हैं। दृश्य 19.3.2 दादा का नया संकल्प और गुप्त निगरानी। दादा अपने गुर्गों को बुलाता है। उसका चेहरा अब बदला हुआ था। उसकी उंगली का दर्द उसे उस 1000 करोड़ की दहशत से भी ज्यादा याद दिला रहा था। दादा दर्द और गंभीरता से, आज से इस क्षेत्र में आदित्य सर का आदेश चलेगा। कोई भी चाउमीन वाली माँ या उसकी बेटी को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उनकी इज्जत मेरी इज्जत से ऊपर है। दादा अपने गुर्गों को निर्देशित करते हुए, तुम सब आज से दूर से उस पर नजर रखोगे। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। दादा आगे झुककर फुसफुसाते हुए, अगर उसे जरा सी भी समस्या होती है, स्कूल की फीस, खाने का संकट या कोई गुंडागर्दी, तो तुम उस समस्या को दूर करोगे बिना उसका नाम लिए। उसे ये लगना चाहिए कि यह सब चमत्कार है, लेकिन उसे नुकसान नहीं होना चाहिए। गुर्गा एक हैरान, लेकिन क्यों भाई साहब? दादा अपनी कटी उंगली दिखाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक परिवार के किसी मेंबर का, जिसे प्रतिबंधित किया गया हो, की जान को खतरा न जाए, तब तक वह कल्टीवेटर सामने कभी नहीं आते। मैंने आज मौत को छू लिया है। मैं अब उस लड़के की सुरक्षा करूंगा। यह मेरी नई नौकरी है। जाओ। गुर्गे भयभीत होकर आदित्य की गुप्त निगरानी के लिए निकल जाते हैं। आदित्य को भी पता नहीं था कि अब उसका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित था और उसका हर संकट दादा और उसके लोग दूर करेंगे। आदित्य और सिम्मी घर पहुंचते हैं। सुनीता माँ राहत महसूस करती हैं। आदित्य मन ही मन, मुझे नहीं पता कि यह शक्ति कहां से आई या मेनन ने क्या नाटक किया, लेकिन ये काम कर गया। मुझे अब और सावधान रहना होगा। ये दुनिया मेरे लिए नई है। Would you like me to continue the story with खंड 19 भाग 4, सिम्मी की कृतज्ञता और आदित्य का अगला कदम, सेक्शन 19 पार्ट 4, सिमीज ग्रैटिट्यूड एंड आदित्य's नेक्स्ट स्टेप। 19.4.1 निश्चित रूप से अब कहानी खंड 19 भाग 4 के साथ आगे बढ़ती है, जहां आदित्य अपनी सामान्य छात्र की जिंदगी में लौटता है और अपने दोस्तों के साथ प्रोफेसर ज्ञान दयाल के बारे में बात करता है, जिसके द्वारा वह अपनी विनम्रता और अपने अल्पकालिक परीक्षा के लक्ष्य को बनाए रखता है। ट्राइडेंट साइन खंड 19 रहस्यमय उद्घाटन और शाश्वत बंधन भाग 4/5 15 मिनट। दृश्य 19.4.1 हॉस्टल का साधारण जीवन और डरावने प्रोफेसर। स्थान आदित्य का कॉलेज हॉस्टल का कमरा। आदित्य अब 17-18 वर्ष एक पुरानी मेज पर बैठा पढ़ रहा है। उसके बगल में उसका दोस्त राकेश और सामने निखिल बैठा है। आदित्य अभी अभी दादा वाले तनावपूर्ण प्रकरण से लौटा था, लेकिन हॉस्टल के सामान्य जीवन में वह अपनी पिछली पहचान और शक्ति को भुलाने की कोशिश कर रहा था। राकेश किताब से सिर उठाकर थकान से, यार आदित्य, इस इकोनॉमिक्स ऑफ मनी ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है, और ऊपर से कल सुबह प्रोफेसर ज्ञान दयाल की क्लास है। निखिल तर्क का नाटक करते हुए, प्रोफेसर ज्ञान दयाल, हाँ, वह अपने चश्मे में इतने भयानक लगते हैं, कसम से अगर वह रात के अंधेरे में अचानक मेरे सामने आ जाएं, तो मैं डर से बेहोश हो जाऊं। राकेश, हाँ यार, उनका चेहरा ही ऐसा डरावना है, या फिर उनके मैथ्स के फॉर्मूले इतने खतरनाक हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ज्यादा खतरनाक क्या है। आदित्य किताब बंद करता है, मुस्कुराता है, ऐसा मत बोलो दोस्तों, तुम लोग सिर्फ ऊपरी चीजें देखते हो। आदित्य, ज्ञान दयाल सर, वह शायद दिखने में सख्त हो, लेकिन वह बहुत नेक इंसान है। उनके खतरनाक चेहरे और खतरनाक मेथड से क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार वही हैं जो हमें अच्छे से कोर थ्योरीज को समझते हैं, जिसके कारण हम इकोनॉमी के हर जटिल पहलू को समझ पाते हैं और हमारे ग्रेड सुधरते हैं। निखिल हैरान, तू इतनी तारीफ कर रहा है, क्यों? दृश्य 19.4.2 गरीबों का मसीहा और अन्य प्रोफेसरों की ईर्ष्या। आदित्य गंभीर, यार तुम दोनों को पता नहीं है, बाकी के प्रोफेसर सिर्फ उन दिखावे करने वाले अमीर छात्रों पर ध्यान देते हैं जो महंगे गैजेट्स दिखाते हैं और क्लास में चापलूसी करते हैं।
लेकिन ज्ञान दयाल सर, वह हम जैसे गरीब छात्रों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आदित्य, जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी देखी है, उन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ तक का सफर तय किया है, और इसलिए वह हम जैसे संघर्ष कर रहे लोगों को प्यार करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। राकेश, हाँ, ये तो सच है। जब मैंने फीस के लिए मदद मांगी थी तो उन्हीं ने मुझे लाइब्रेरी में काम दिलवाया था। आदित्य, बिल्कुल, और इसी वजह से बाकी के प्रोफेसर उनको पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि एक छोटे परिवार से आया हुआ आदमी जो सिर्फ मेधा मेरिट को देखता है, उनके कॉलेज की प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है। ज्ञान दयाल सर इस कॉलेज के असली शिक्षक हैं। निखिल शांत होकर, हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। हमें उनके भयानक चश्मे की जगह उनके नेक दिल पर ध्यान देना चाहिए। आदित्य उस रात चैन की सांस लेता है। वह जानता था कि कॉलेज में गरीब छात्र की भूमिका निभाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन प्रोफेसर दयाल जैसे लोगों का समर्थन उसकी अल्पकालिक परीक्षा को सफल बनाने में मदद करेगा। सिम्मी की कृतज्ञता का दृश्य। उसी रात चाउमीन के ठेले पर सिम्मी आदित्य की खाली साइकिल को देखकर मुस्कुराती है। उसे पता था कि भैया ने उसे बचाया। सिम्मी सुनीता माँ से मन ही मन, भैया आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं, आप मेरे लिए दुनिया के किसी भी हीरो से बढ़कर हैं। आदित्य का संकल्प मजबूत होता है। उसे पता था कि दादा जैसे लोग अब उसकी सुरक्षा करेंगे, पर उसे अपनी पढ़ाई और योग्यता पर ही ध्यान केंद्रित रखना था, ताकि वह अपने परिवार के नियमों के अनुसार वर्मा विरासत को वापस जीत सके। 19.5.1 आपके निर्देश के अनुसार अब कहानी खंड 19 भाग 5 के साथ आगे बढ़ती है, जिसमें सिम्मी का अपमान, आदित्य का न्याय के लिए खड़ा होना और प्राचार्य द्वारा उसकी अप्रत्याशित मदद शामिल है, जिससे कुछ प्रोफेसर उससे और भी ईर्ष्या करने लगते हैं। ट्राइडेंट साइन खंड 19 रहस्यमय उद्घाटन और शाश्वत बंधन भाग 5/5 15 मिनट। दृश्य 19.5.1 सिम्मी का अपमान और गेट पर दुर्व्यवहार। स्थान आदित्य का प्रतिष्ठित कॉलेज परिसर का प्रवेश द्वार। सिम्मी 15 वर्ष अपने भाई आदित्य के लिए हाथ से पैक किया हुआ खाना लेकर उसे एक सरप्राइज देने और उससे मिलने के बहाने कॉलेज आती है। उसने साफ सुथरे लेकिन सादे कपड़े पहने थे, जो उसकी आर्थिक स्थिति को दर्शाते थे। सिम्मी गेट के पास खड़ी थी, तभी कॉलेज की 2 अमीर घमंडी छात्राएं जो महंगे कपड़े और परफ्यूम लगाए थी वहां आती हैं। छात्रा एक नाक भान सिकोड़ते हुए, उफ, यह क्या है? यहाँ से कितनी गंदी बू आ रही है, छियक। छात्रा 2 सिम्मी की ओर देखकर तिरस्कार से, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हमारे कॉलेज को बदबूदार कर दोगी। यहाँ से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो हमारा कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। छात्रा एक सिम्मी के जूते की ओर इशारा करते हुए, देखो देखो, इसके चप्पल भी टूटे हुए हैं। न जाने कौन कौन से लोग कॉलेज में आ जाते हैं, यह कोई पब्लिक पार्क नहीं है। गेटकीपर जो अमीर छात्रों के महिमामंडन में विश्वास रखता था, तुरंत उनकी तरफ आता है। गेटकीपर अमीर लड़कियों की चापलूसी करते हुए, जी मैडम, आप सही कह रही हैं, आप जैसी देवियां हमारे कॉलेज की शोभा हैं। सिम्मी की ओर देखकर घृणा से, ए लड़की, कौन हो तुम? यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा इलाका नहीं है। मैं अभी तुम्हें धक्के मारकर भगाता हूँ। गेटकीपर सिम्मी को अपमानित करते हुए धक्के मारने लगता है। सिम्मी डर और अपमान से रोने लगती है। दृश्य 19.5.2 आदित्य का न्याय और गेटकीपर की बर्खास्तगी। तभी आदित्य अपने दोस्तों राकेश और निखिल के साथ उस रास्ते से गुजर रहा था। वह अपनी बहन सिम्मी को रोते हुए और अपमानित होते हुए देखता है। आदित्य के चेहरे पर एक ठंडा गंभीर गुस्सा आता है। उसका वर्मा विरासत का संरक्षक रूप जाग उठता है। आदित्य तेजी से आगे बढ़ता है, गेटकीपर का हाथ पकड़ता है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपनी वर्दी और अपने घमंड को साइड में रखो, ये मेरी बहन है। आदित्य अमीर लड़कियों से तीखी आवाज में, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इंसान को उसकी दौलत से नहीं, उसके व्यवहार से मापा जाता है। तुम दोनों ने आज इस कॉलेज का नाम खराब किया है। आदित्य गेटकीपर से सत्तावादी आवाज में, तुम अपने काम पर ध्यान दो। अगर तुमने दोबारा किसी से इस तरह बदतमीजी की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें न सिर्फ इस कॉलेज से बल्कि पूरे क्षेत्र से बाहर निकलवा दिया जाए। अमीर लड़कियां और गेटकीपर आदित्य के अप्रत्याशित आत्मविश्वास और रौब से हक्के बक्के रह जाते हैं। ये हंगामा देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल जो दूर से ये सब देख रहे थे और उनके सहयोगी बाहर आते हैं। प्रिंसिपल जो प्रोफेसर ज्ञान दयाल की तरह ही मेहनती छात्रों के समर्थक थे,
चुपचाप इस दृश्य का अवलोकन करते हैं। प्रिंसिपल सीधे गेटकीपर से, तुम अपनी ड्यूटी के बजाय छात्रों को धमका रहे हो और अमीर छात्रों के सामने एक लड़की का अपमान कर रहे हो। तुम्हें इसी वक्त निकाला जाता है। प्रिंसिपल का त्वरित निर्णय गेटकीपर और अमीर लड़कियों को चौंका देता है। गेटकीपर घमंड चूर चूर होने पर मन ही मन उन लड़कियों को भयंकर गालियां देता है और अपमानित होकर वहां से चला जाता है। आदित्य सिम्मी को गले लगाता है और उसे दिलासा देता है। आदित्य प्यार से, कोई बात नहीं सिम्मी, तुम किसी से कम नहीं हो। दृश्य 19.5.3 ईर्ष्या की आग और नया षड्यंत्र। प्रिंसिपल और सहयोगी वापस अंदर चले जाते हैं। कॉलेज के बाकी प्रोफेसर, जो इस मामले से अनजान थे और केवल अमीर छात्रों का पक्ष लेते थे, इस घटना से आदित्य से और भी ज्यादा नफरत करने लगते हैं। प्रोफेसर एक दूसरे प्रोफेसर से फुसफुसाते हुए देखा, उस गरीब छात्र ने कॉलेज में झगड़ा किया और प्रिंसिपल ने गेटकीपर को निकाल दिया। ये गलत है। प्रोफेसर 2, वह इतना घमंडी है, उसे लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है क्योंकि वह मेधावी है। हमें उसे यहाँ से निकालना होगा, वह हमारी प्रतिष्ठा के लिए खतरा है। अमीर लड़कियां अपमानित होने के बाद उन ईर्ष्यालु प्रोफेसरों से मिलती हैं। छात्रा एक गुस्से से, उस डिलीवरी बॉय जैसे दिखने वाले लड़के ने हमारा अपमान किया। प्रोफेसर एक मन ही मन मुस्कान, चिंता मत करो बच्चों, हम उस लड़के को जल्द ही यहाँ से निकाल देंगे, वह तुम्हारी जगह यहाँ रहने लायक नहीं है। आदित्य को अब यह एहसास होता है कि उसकी अल्पकालिक परीक्षा केवल योग्यता तक सीमित नहीं थी, बल्कि कॉलेज के अंदर भी उसे दुश्मनी और षड्यंत्र का सामना करना पड़ेगा। Would you like me to continue the story with खंड 20? मानसी की एंट्री और नियति का बंधन। सेक्शन 20 मानसीज एंट्री इन द बॉन्ड ऑफ डेस्टिनी। 20.1